राशिद रिदा की। तो इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। रशीद रज़ा साहब जो भी हैं इनका नाम, तो इनके फ़िलासफ़ी की बात कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन हमने कहा कि ये सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, थियोलॉजियन हैं, रिवाइवलिस्ट हैं। ये हमने पहले बात की थी इस पिछली वीडियो में ना। तो अब इसके अलावा हम कहते हैं ये सलाफ़ी स्कॉलर भी हैं, इनको सलाफ़ी स्कॉलर भी कहा जाता है, सलाफ़ी स्कॉलर। ठीक है। तो इसके अलावा मतलब इनका जो मेन काम इन्होंने बात की थी हदीथ साइंसिस के ऊपर, क्योंकि जो हदीस हैं उनको आप अंडरस्टैंड करें साइंसिस के हिसाब से ना। और इसके अलावा इन्होंने सेकुलरिज्म और जो नेशनलिज्म है उनको कंडेम किया। सेकुलरिज्म और जो नेशनलिज्म का जो आपको पता है कि जिस टाइम ये पैदा हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ये पैदा हो रहे हैं 1865 में और इनकी डेथ हो रही 1935 में। ठीक है। तो जब 20वीं सेंचुरी चल रहा था तो आपको पता है नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की काफ़ी चीज़ें वो मतलब जो मूवमेंट्स थी वो स्टार्ट हो रही थी, स्टेट्स जो थी सेकुलर स्टेट्स हो रही थी, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था, तो इन्होंने उसको काफ़ी कंडेम किया। ठीक है। तमाम जो इस्लामिक वर्ल्ड है, कहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड, तो वहाँ पे सेकुलरिज्म जिस चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के लिए उन्होंने काफ़ी राइटिंग की, इनको कंडेम किया, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 चली थी इस टाइम फ्रेम में। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको पता है कि जो ऑटोमन अम्पायर था वो उसकी अबोलिशन हो गई थी। ऑटोमन जो अम्पायर था हमारे पास, सल्तनत जो थी, ऑटोमन सल्तनत भी कहते हैं इसे, उसकी अबोलिशन हो गई थी, जिसको इन्होंने कंडेम किया था। वो नहीं चाहते थे कि ऑटोमन अम्पायर जो है वो उसकी जो है वो अबोलिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसको उन्होंने काफ़ी कंडेम किया था राशिद रिदा साहब ने, क्योंकि ये जो फेवर कर रहे थे, कह रहे थे ग्लोबल इस्लामिक रेनेसा हो, मतलब ये मतलब पैन इस्लामिज्म की बात करते थे ना। तो इस वजह से फिर उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया कि ग्लोबल इस्लामिक रेनेसा की स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कैलिफेट हो, क्या हो, इस्लामिक कैलिफेट। तो ये उसकी बात करते थे। ठीक है। अब इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि जो हमारे पास रिदा साहब हैं ये ट्राईपोली में पैदा हुए। ट्राईपोली जो कि आज इसको लेबनान कहा जाता है, उसके अंदर ये एक सिटी था, वहाँ पैदा हुए लेबनान। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम उनकी जो अर्ली इनकी एजुकेशन थी, उन्होंने ट्रेडिशनल इस्लामिक जो सब्जेक्ट्स थे वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते थे उनको वहाँ से पढ़ा। इसके अलावा ऑटोमन गवर्नमेंट जो स्कूल था ट्राईपोली के अंदर, वहाँ से उन्होंने करिकुलम जो था वहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल की। फिर उनके जो रिफॉर्मिस्ट व्यूज़ थे वो कब स्टार्ट हुए, 1884 से लेके 1885 में। तो इसमें उनके रिफॉर्मिस्ट जो व्यूज़ थे, जो इनकी जो थिंकिंग वो स्टार्ट हो गई थी। तो जब इन्होंने जमालुद्दीन अफ़गानी को स्टडी करना स्टार्ट किया, जमालुद्दीन अफ़गानी। ठीक है। और इसके साथ जो हैं अब्दू। ठीक है। इनको इनके जो जर्नल थे, ठीक है, इनके जो जर्नल था अल उर्वा अल वुत्का। ठीक है। उनको जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो ये उनकी साइड पे इनका टिल्ट होने लगे, उनको फॉलो करने लगे ना। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1897 में उन्होंने जो सीरिया था उसको लेफ़्ट कर दिया और उसके बाद वो कायरो चले गए। ठीक है। ताकि वो अब्दू के साथ कोलैबोरेट कर सकें। उसके बाद ही जैसे ये उन्होंने ये इनको जो है कायरो की तरफ मूव कर गया है 1897 में। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये लिखा हुआ है। इसके नेक्स्ट ईयर ही क्या होता है कि वो अल मनार जो है, अल मनार, तो ये अल मनार की जो मैगज़ीन है, ये जो जर्नल है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले ये वीकली था, उसके बाद ये मंथली जर्नल जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इस अल मनार में क्या होता है, इस अल मनार में ये होता है कि ये कुरानिक कमेंट्री होती है, मतलब कुरान की तफसीर होती है, कुरानिक कमेंट्री, जो कि सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी, अब्दू ने स्टार्ट की थी। ठीक है। अब्दू जो इसको जो फॉलो करते हैं, जो कंपेनियंस थे, और उसको फिर कंटिन्यू किसने किया, रिदा ने इसको कंटिन्यू किया, रिदा साहब ने। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई। ये इस अलमनार जो मैगज़ीन थी इसके ऊपर क्या होता था, इसमें बेसिकली जो हमारे पास पॉलिटिकल और लीगल सोशल इश्यूज़ हैं उनको कुरान की नज़र में देखा जाता था। लीगल सोशल और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ उनको डिस्कस किया जाता था, उनको ओपिनियन देखी जाती थी कि इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू में ये इस हिसाब से इसको देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, हम इसकी बात करें तो इनके जो रिफॉर्मिस्ट प्रिंसिपल्स थे वो ये था कि जो शरिया है, जो इस्लाम है, ठीक है, शरिया वो बेसिकली दो चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल है। एक हमारे पास इबादात है, ठीक है, और दूसरा जिसको वर्शिप आप कह सकते हो। ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है।
एक इबादात है और दूसरा हमारे पास, ठीक है, दूसरा हमारे पास है मुआमलात। ठीक है, ये उर्दू के वर्ड लफ्ज़ हैं इसलिए मुआमलात मीन्स की सोशल रिलेशंस आपके। तो इस्लाम यही है, मतलब मामलात इबादात पे भी इस्लाम जो है वो बताता है हमें, और मामलात कि आपने किस तरह अपनी मामलात को लेके चलना है सोशल लाइफ के अंदर। अरे ये उनके अकॉर्डिंग था, शरिया में दो चीज़ें हैं हमें पता है। तो उसमें कह रहे हैं कि जो लॉज हैं जो कि मामलात को डील कर रहे हैं, तो जो लॉज बनते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो इस्लामिक एथिक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस्लामिक एथिक्स के साथ कन्फॉर्म करने चाहिए, उनसे वो रिलेट करना चाहिए, वहाँ से उनका ड्राइव होना चाहिए, उनसे वो मतलब जो है वो रिलेट करें। ठीक है, और फिर कहते थे इसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक अगर पॉइंट्स आपके पास आते हैं, स्पेसिफिक कोई इश्यूज़ हैं या स्पेसिफिक कोई मामलात हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि जहाँ पे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मीन्स की कुरान में बताया हुआ है, लेकिन उसके अलावा आप उसको रीअसेस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चेंजिंग कंडीशंस हो रही हैं, डिफरेंट जनरेशन सोसाइटीज़ चेंज हो रही हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर उसको रीअसेस कर सकते हैं, दोबारा से उसको रीचेक कर सकते होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो अब्दू थे वो बहुत ही सलाफ़ को ऊपर बात करते थे। सलाफ़ मतलब यही है कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं, सलाफ़ का मतलब क्या है, पाइस एंसेस्टर्स, पाइस एंसेस्टर्स जो मतलब जो आबाओ अजदाद जो क्या कहते हैं इंटरप्रेटर्स हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस के। ठीक है, जो कि इनको कहा जाता है कि बहुत ही नेक लोग थे, अल्लाह के वली बंदे थे। तो इनको उनके ऊपर जो है वो अब्दू जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट करते थे, बात करते थे कि उनकी जो ट्रेडिशन उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो है जो रिदा साहब रज़ा साहब हैं, इन्होंने कहा कि इस पर फोकस नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इसके अलावा जो है ना हमें प्रॉफिट्स जो कंपेनियंस हैं और उनके जो सक्सेसेस हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। प्रॉफिट्स के जो कंपेनियंस हैं लाइक जो खुलफाए राशिदीन थे हमारे पास, जो उनके जो सहाबा कराम थे, और जो इमीडिएट सक्सेस जो खुलफाए राशिदीन हैं उनको उनके जो तालीमात है या उनके जो एक्ट्स हैं उनको फॉलो करके हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए। था हमारे पास उनका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इनके आइडियाज़ के ऊपर कि बेसिकली रशीद रज़ा साहब जो हैं, ये रशीद रज़ा साहब जो हैं, इनके आइडियाज़ क्या क्या हैं बेसिकली, और ये इनका जो फ़िलासफ़ी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये एक तो सलाफ़िज़म के रिप्रेजेंटेटिव थे। पहले मैंने जैसे बात की सलाफ़िज़म, सलाफ़ जो हैं जो पायस इंसेस्टर्स हैं, जो कि नेक उनके आबाओ अजदाद हैं, जो नेक लोग थे, उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी या उनकी जो ट्रेडिशन थी उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा ये जो है ना ब्लाइंड एडहेरेंस, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। ब्लाइंड एडहेरेंस मतलब तकलीद, जो अंधी तकलीद होती है। ठीक है, ब्लाइंड एडहेरेंस, RENC एडहेरेंस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इस्लाम के अंदर जो ब्लाइंड एडहेरेंस उसके ऊपर वो काफ़ी क्रिटिकल थे। वो कहते थे कि जो एक लेम मैन है, एक जो आम इंसान है, ठीक है, और जो स्कॉलर्स हैं, जो सारे जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो खुद जो इस्लाम के प्राइमरी जो सोर्सेज हैं उनको इंटरप्रेट करें। वो खुद जो है ना इस्लाम को अंडरस्टैंड करने बजाय इसके उसकी इस्लामिक जो सोर्सेज हैं, जो मतलब कुरान है, हदीस है, उसको वो अंडरस्टैंड करें और उनसे वो जो है लर्निंग करें, बजाय इसके कि वो किसी जो है पर्सन या जो पायस एंसेस्टर है, सलाफ है, मतलब उनकी बात तो ठीक है, लेकिन आप जो उनको बजाय खुद उनकी अंधी तकलीफ बगैर किसी रीज़न के उसको समझने और फॉलो करने के बजाय आप खुद उसको अंडरस्टैंड करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इस हिसाब से ये लेमैन को इनकरेज किया। इससे ये हुआ था कि जो मॉडर्न स्टाइल के जो इश्यूज़ थे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंड उन लोगों करने में आसानी हुई कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। और जो अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ थे, मीन जो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, जो कि रेडिकल आइडियाज़ थे या जो कंट्रोवर्शियल थे कुछ आइडियाज़, वो काफ़ी हद तक जो है जो अनऑर्थोडॉक्स इश्यूज़ थे या मैटर्स थे उनको काफ़ी हद तक सॉल्व किया गया। अलावा जो राशिद साहब हैं, ये डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी है एवोल्यूशन की कि इंसान बंदर से इंसान बना है, मतलब जानवर से, तो इनका कुछ कंट्रोवर्शियल व्यूज़ हैं, इसको वो सपोर्ट करते थे। ठीक है, डार्विनिज़म को। ठीक है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए जो राशिद साहब हैं वो ये कहते थे कि जो क्या कहते हैं कि जो कुरान के अंदर जो एलिगोरिकल स्टोरीज़ बताई गई हैं, कुछ स्टोरीज़ इन सर्टेन स्टोरीज़, तो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं जो स्टोरीज़ हैं लाइक जो कुरान के अंदर एलिगोरिकली बताई गई जो चीज़ें, मतलब एलिगोरिकली जो एज आ सिंबल बताई गई हैं, तो वो जो हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन है, जो आदम का जो ओरिजिन है, वो कहते हैं कि ये बेसिकली ज्यू से ड्राइव हुआ है। मतलब जो आदम
कि जो आपको पता है कि जो पीछे स्टोरी है, जो सारी जो कॉन्सेप्ट है पीछे एलिगोरिकली, तो कहते हैं कि ये जूस से ड्राइव हुआ है। जूस की जो बुक्स हैं, जूस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से ड्राइव हुआ, तो इस वजह से मुस्लिम को यहाँ बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंट्रोवर्शियल उनका एक कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया था जो कि वो इसको ऊपर उन्होंने बात की थी ना, कंट्रोवर्शियल था। इसके अलावा जो नेक्स्ट इनका जो कंट्रोवर्शियल बिलीफ था, कंट्रोवर्शियल इनकी जो बिलीफ वो ये था कि राशिद रिदा साहब ये कहते थे कि जो रिबा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूद, ठीक है, जो इसको यूसरी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि जो रिबा है ये कुछ सर्टन केसेस के अंदर, सर्टन केसेस में ये परमिटेड है, मतलब इसको अलाउ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि स्टैचूज़ बनाना भी जो है वो अलाउ है, परमिसिबल है इस्लाम में, लेकिन उस कंडीशन में अगर इससे कोई रिलीजियस पर्पस ना हो, कोई रिलीजियस कोई डेंजर ना हो, तो ये भी परमिसिबल है, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि मतलब जो कॉन्सेप्ट था कि जो लिविंग बॉडीज़ हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो, जिसको माइक्रोब्स कहा जाता है, तो ये इन्होंने कहा था कि परहैप्स स्पीशीज़ ऑफ जिन, कि ये जिन की स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इस तरह की उन्होंने ये जो है वो बातें की थी। तो बेसिकली एक तो ये दोनों कंट्रोवर्शियल आइडियाज से ये, और ये दोनों डार्विनिज्म वाला। इसके अलावा बेसिकली ये यही थे कि जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उनके वीकनेस के ऊपर उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है उन्होंने क्यों इनके ऊपर जो है वो रूल किया है, क्या रीज़न थी कि मुस्लिम वीक थे, क्यों मुस्लिम वीक थे। तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो एक तो उन्होंने ब्लेम किया सूफ़ी को, कि सूफीज़म बहुत ज़्यादा था, सूफ़ी को एक्सेसिस थी, ठीक है। इसके अलावा ब्लाइंड इमिटेशन थी, जिसको हमने कहा अंधी तकलीद। मुसलमान ब्लाइंड इमिटेशन बहुत करते थे, ठीक है, फॉलो करते थे इस तरह करके ना, तकलीद जो होती है। इसके अलावा उल्मा जो थे वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थे, उनकी स्टैग्नेशन थी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी इसके अलावा ये थी। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे थे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स है जिस वजह से मुस्लिम्स जो लोग थे वो, जिनके ऊपर रूल किया गया और वेस्टर्न लोगों ने कॉलोनाइजेशन की, तो वो उन्होंने कॉलोनियलिज्म को बताया कि किस तरह करके ये कॉलोनियलिज्म आया, ठीक है। तो ये सीन था। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये जो सारे ड्रॉबैक्स हैं, इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इज्तिहाद की तरफ मूव करें। उन्होंने कहा कि आप इस्लाम के अंदर इज्तिहाद अलाउ है, तो इज्तिहाद को इंटरप्रेट करके आपकी जो मॉडर्न रियलिटीज़ हैं, जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको आप इज्तिहाद के ज़रिए उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप मुस्लिम्स को आगे बचा सकते हैं कॉलोनियल पावर्स की सबऑर्डिनेशन से। आप मुस्लिम्स को सेव कर सकते हैं फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स। तो ये उनके कुछ आइडियाज़ थे, जो ओवरव्यू था जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके अलावा नेक्स्ट, अगर हम आइडियाज़ की बात करें, इन्फ्लुएंशियल वर्क्स की अगर बात करें, इन्फ्लुएंशियल वर्क्स की, तो हमें पता चलेगा कि जो रिदा के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो थॉट्स हैं, जो वर्क है, वो अल-मनार है, जैसे मैंने पहले बात की, ठीक है। अल-मनार में जो कुरान की कमेंट्री होती थी, कुरान की जो तफसीर है, जो कुरान की एक्सप्लेनेशन है, या जो उसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो डिस्कस होती थी, और ये लॉन्च हुआ था 1898 के अंदर, ठीक है। और अनटिल द टाइम ऑफ हिज डेथ ही कंटिन्यूड दिस वर्क, मतलब जब तक उनकी डेथ हुई तब तक इन्होंने इसके ऊपर काम करना जारी रखा। और इसके अलावा अल-मनार में बाकी और भी जो इस्लामिक स्कॉलर्स उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूशन थी वो रिदा साहब की थी, रिदा साहब की थी। और इनका जो मेन वर्क होता था वो रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ के ऊपर होता था। यहाँ पे रिलीजियस और सोशल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर इनका जो था मेन फोकस था। और इसके अलावा लीगल मैटर्स के ऊपर ये ओपिनियन देते थे, लीगल मैटर्स के ऊपर। और जो फतवा होता है, फतवा आपको पता है कि जो कि फतवा उसे कहते हैं जो कि रिलीजियस डिसीजन होता है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स देते होते हैं, तो फतवा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके जो है रज़ा साहब से जो लोग थे वो इस मनार के थ्रू, अल-मनार के थ्रू या इनके वर्क्स के थ्रू उनसे क्वेश्चंस करते थे और एडवाइस लेते थे। यहाँ से उनको एडवाइस मिलती थी, रिलीजियस जो आपके पास आते थे मैटर्स, उसके ऊपर ये डिस्कशन करते थे। इसके अलावा उनका जो वर्क, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह का उन्होंने स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल ग्रोथ हासिल की, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल जो ग्रोथ है वो उन्होंने हासिल की ओवर द ईयर्स। और उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल थी, किस तरह वो पहले ट्रेडिशनल उनकी अंडरस्टैंडिंग थी फेथ के ऊपर, और फिर उन्होंने न्यू परसेप्शन आया जो है वो उसको ऑप्ट किया।
और उन्होंने बताया कि उनकी जो न्यू परसेप्शन थी जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स के ऊपर और यूरोपियन थॉट के ऊपर बेस कर रही थी। पहले मतलब वो ट्रेडिशनल बंदे थे ना, ट्रेडिशनल उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मूव किया न्यू परसेप्शन के ऊपर, जो कि आपको पता है कि यूरोपियन थॉट के ऊपर और जो है इस्लामिक स्कॉलर्स के ऊपर बेस कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह वो पहले सूफ़ी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इसके ऊपर सूफ़ी के ऊपर, सूफीज़म के ऊपर ना। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और देखा कि इसकी जो सूफी मिस्टिसिज्म है इसकी वैलिडिटी कितनी है। तो ये सारा उनका वर्क है, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमने भी डिस्कस किया है, उसके जो है इन्फ्लुएंशियल वर्क्स और आइडियाज़ की हमने बात की है और उसका बेसिक देखे। अब नेक्स्ट इसके कुछ आगे कॉन्सेप्ट्स जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथ हो जाएगी, 15 मिनट्स की हो गई है, ताकि हम चाहते हैं इसको बोरिंग बनाया जाए। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इनके वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम देखेंगे।